नमस्कार साथियों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज इस क्लास में हम सामाजिक आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रत्येक समाजशास्त्र की परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो आज इस क्लास में हम सामाजिक आंदोलन के अर्थ एवं परिभाषा, इनकी विशेषताएं, सामाजिक आंदोलन क्यों होते हैं, इसकी उत्पत्ति क्यों होती है, यानी इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, सामाजिक आंदोलन कितने प्रकार के होते हैं, और इसके बाद में हम संक्षिप्त में प्रमुख किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और सामाजिक सुधार आंदोलन और श्रमिक आंदोलनों पे भी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लगभग एक की आज की क्लास हमारी रहने वाली है। तो मैंने लगभग सभी टॉपिक्स जो सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत आते हैं उन सबको लेने का प्रयास है वो किया है। तो सामाजिक आंदोलन क्या है? तो सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का ही एक भाग है, एक रूप माना जाता है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन कई तरीकों से आता है, उनमें से एक तरीका सामाजिक आंदोलन भी है। यानी सामाजिक आंदोलन पे हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन में क्या अंतर है। तो ये सामाजिक परिवर्तन का एक रूप है जो संगठित या सामूहिक प्रयासों के रूप में समझा जाता है। सामाजिक आंदोलन है संगठित या सामूहिक प्रयासों के रूप में समझा जा सकता है। एक इसका नेता जरूर होता है, लेकिन अकेला नेता कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए सामूहिक और संगठन होना जरूरी है। तो सामाजिक आंदोलन जीवन के नए सामाजिक कर्म या नई सामाजिक व्यवस्था, यानी सामाजिक आंदोलन नई सामाजिक व्यवस्था, कुछ उनको लगता है कि पुरानी जो व्यवस्था है उसमें कुछ खामियां हैं, तो उन खामियों को दूर करके उनके स्थान पे कुछ नई व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास है, वो सामाजिक आंदोलन कहलाता है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा बल्यूमर ने कहा है। किन्होंने कहा है? बल्यूमर ने कहा है कि सामाजिक आंदोलन जीवन के नए सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास है, सामूहिक प्रयास है, नई सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का, ऐसा बल्यूमर ने कहा। तो हम सामान्य अगर इसका अर्थ लगाएं तो यही होगा कि किसी समूह द्वारा, क्यों कोई ना कोई तो करेगा ही, कोई समूह हो सकता है, कोई समुदाय हो सकता है, कोई जाति हो सकती है, कोई वर्ग हो सकता है, तो वो समूह है। किसी समूह द्वारा विचारधाराओं के आधार पर, इसमें विचारधारा है वो महत्वपूर्ण है, विचारधाराओं के आधार पर संगठित होकर समाज में परिवर्तन को लाना या फिर हो रहे परिवर्तन को रोकना, दोनों ही, परिवर्तन लाना या परिवर्तन को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास जब किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे सामाजिक आंदोलन कहते हैं। तो यहाँ हम सामाजिक आंदोलन की बहुत सारी विशेषताओं को ले सकते हैं, जैसे कि विचारधारा होना जरूरी है, संगठित होना जरूरी है, परिवर्तन लाना जरूरी है। तो ये सब सामाजिक आंदोलन में जरूरी है। अगर हम इसकी परिभाषाओं की बात करें तो मैंने बहुत ज़्यादा परिभाषाएं नहीं ली है, क्योंकि परिभाषाओं से प्रश्न है वो कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन परिभाषाओं से हम सामाजिक आंदोलन का जो अर्थ है वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। विल्सन ने क्या कहा है कि सामाजिक आंदोलन गैर संस्थागत साधनों के द्वारा। अब संस्थागत साधन कौन से होते हैं? सरकार होती है। सरकार कभी भी सामाजिक आंदोलन लाने के लिए नहीं होते हैं। ज़्यादातर जो आंदोलन होते हैं वो सरकार या जो वर्तमान व्यवस्था होती है उसके विरुद्ध ही होते हैं। तो विल्सन ने गैर संस्थागत साधनों को महत्वपूर्ण माना है कि गैर संस्थागत साधनों द्वारा सामाजिक व्यवस्था में या तो परिवर्तन लाना या परिवर्तन से प्रतिरोध उत्पन्न करना सामाजिक आंदोलन कहलाता है। एम.एस.ए. राव ने कहा है कि सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रक्रिया है। सामाजिक आंदोलन क्या है? एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विचारों, व्यवहारों और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन लाना है। क्या लाना है? परिवर्तन लाना है। यह परिवर्तन किसी न किसी विचारधारा या वैचारिकी पे आधारित होता है। तो वैचारिकी एम.एस.ए. राव की परिभाषा में महत्वपूर्ण बिंदु है। इन्होंने वैचारिकी का वर्णन किया है कि विचारधारा से प्रभावित होकर ये परिवर्तन लाए जाते हैं। टर्नर एवं किलियन ने कहा है कि किसी समष्टि की गतिविधि है। सामाजिक आंदोलन समष्टि यानी संपूर्ण या समूह की गतिविधि है जिसमें समाज या समूह में
आने वाले परिवर्तन को रोकना या बढ़ावा देना है, परिवर्तन को रोकना है या बढ़ावा देना है। ये परिभाषा टर्नर की है। तो ये 3 परिभाषाएं हमने ली है। अब हम एक नज़र इनकी विशेषताओं पे डाल लेते हैं, इनके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। तो देखो, जब हमने अर्थ और परिभाषा देख ली तो उन्हीं में से हम विशेषताएं हैं वो देख सकते हैं। सामाजिक आंदोलन की विशेषता क्या होती है? निरंतर चलते हैं। सामाजिक आंदोलन एक दिन में ही खड़े नहीं होते, उसके लिए सालों लगते हैं, पृष्ठभूमि तैयार होने में वर्षों लगते हैं, उसके बाद में सामाजिक आंदोलन होता है। दूसरी विशेषता है सामूहिकता। सामाजिक आंदोलन किसी एक छोटे ग्रुप की बस की बात नहीं होती है, इसमें सामूहिक प्रयास है वो जरूरी होते हैं। सामाजिक आंदोलन का कोई ना कोई विशिष्ट उद्देश्य होता है, बगैर उद्देश्य के कोई सामाजिक आंदोलन हो ही नहीं सकता। और कभी कभी सामाजिक जो आंदोलन है वो सामाजिक परिवर्तन को रोकने के लिए भी होते हैं, उनको बोलते हैं प्रति आंदोलन या काउंटर मोमेंट। संगठन होना जरूरी है, बगैर संगठन के भी सामाजिक आंदोलन नहीं हो सकते। नेता या नेतृत्व का होना भी जरूरी है, अगर संगठन और नेतृत्व कमजोर होगा तब सामाजिक आंदोलन है वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो जितने भी कई बहुत सारे आंदोलन होते हैं, जैसे कि आरक्षण विरोधी आंदोलन है या बहुत सारे आंदोलन हो सकते हैं, तो उनमें क्या होता है? संगठन और नेतृत्व का अभाव होता है, इसलिए वो आंदोलन सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए जब आंदोलन करते हैं तो इसके प्रचार या सामाजिक व्यवस्था का विरोध करने के लिए प्रचार साधनों का, जनसंचार साधनों का भी महत्वपूर्ण रोल रहता है। यानी जब सामूहिक चीज़ें आएगी तो एक के बाद एक आगे सूचना भेजने के लिए संचार या किसी न किसी विरोध के माध्यम की बात है वो जरूरत पड़ती है। तो एक तो प्रचार हो गया और एक विरोध का माध्यम। अब विरोध का माध्यम क्या हो सकता है? रेल रोकना हो सकता है, सड़क रोकना हो सकता है, सत्याग्रह करना हो सकता है, धरना देना हो सकता है, चक्का जाम करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे साधन होते हैं। जैसे कि हमने किसान आंदोलन अभी देखा होगा आप सबने, तो उनके विरोध के माध्यम क्या थे? कभी वो चक्का जाम करते थे, कभी धरना लगाते थे। तो इस प्रकार बहुत सारे इसके माध्यम होते हैं और ये नियोजित होते हैं और जानबूझकर लाए जाते हैं। जो ऑटोमेटिक होते हैं, अपने आप होते हैं, स्वचालित होते हैं, वो सामाजिक आंदोलन नहीं होते हैं। वो सामाजिक परिवर्तन तो हो सकते हैं लेकिन सामाजिक आंदोलन नहीं होते हैं। तो ये सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं हैं। वैसे इन चीज़ों को मैं एक नारीवादी आंदोलन में करवा चुका था, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा ये डिटेल में पढ़ूंगा। उसके बाद जो किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, उनको थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ेंगे। वैचारिकी महत्वपूर्ण होती है, वैचारिकी MS राव ने महत्वपूर्ण माना है। और प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का एक जीवन इतिहास होता है। क्या होता है? प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का एक जीवन इतिहास होता है। यानी उसकी शुरुआत होती है, जन्म होता है, फिर वो अपनी यौवन अवस्था पे आता है, फिर प्रौढ़ावस्था में आता है और फिर समाप्त हो जाता है। जीवन इतिहास का मतलब यहीं से है। जो रूपांतरण हो गया ना, बचपन से फिर यौवन, यौवन से प्रौढ़, प्रौढ़ से वृद्ध और वृद्ध से समाप्त। और इसकी जो शुरुआत है, इसका जो जन्म है, वो किसी एक व्यवस्थित विचार पद्धति या विचारधारा से ही होता है। यानी आंदोलन की शुरुआत एक विचार से होती है और विचार ही बाद में बीज बनता है, बीज ही बाद में वृक्ष बनता है। और जब ये कई बार, जैसे कि अप्रैल 2012 के अंदर अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था, तो उसमें एक विचार था कि करप्शन को समाप्त करना है। और जब ये विचार पद्धति राजनीतिक दल में बदल जाती है, राजनीतिक दल में बदल जाती है, तो आंदोलन रुक जाता है। अन्ना हजारे आंदोलन की जो विचार पद्धति थी वो एक राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी में बदल गई और वो आंदोलन था, वो जन लोकपाल बिल के लिए, वो समाप्त हो गया। इसलिए टी के ओमन ने केरल के भूमि संबंधी आंदोलनों का अध्ययन किया। टी ओमन ने केरल के भूमि संबंधी आंदोलन का अध्ययन किया है। तो उन्होंने कहा कि लामबंदी और संस्थागत होने की प्रक्रिया साथ साथ हो सकती है। यानी पहले तो आंदोलन के लिए लामबंद होते हैं, एक संगठित बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, और बाद में वो क्या है, संस्थागत हो जाते हैं, यानी राजनीतिक दल में बदलना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ
चलती है, ऐसा टी.के. ओमन ने कहा है। अब बात आती है कि सामाजिक आंदोलन के प्रकार कितने हैं। तो सामाजिक आंदोलन के बहुत सारे प्रकार हैं, तो इनमें से महत्वपूर्ण जो प्रकार हैं उनको लेकर आज मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। एक है रूपांतरणकारी या प्रतिनिदानात्मक सामाजिक आंदोलन। रूपांतरणकारी यानी कुछ चीज़ों को रूपांतरित करना, तो ये वे आंदोलन होते हैं जिनका उद्देश्य कोई ना कोई परिवर्तन लाना होता है। क्या होता है? परिवर्तन लाना होता है। उदाहरण के लिए केरल के इजहावा समुदाय में श्री नारायण गुरु ने 1903 के अंदर एक आंदोलन शुरू किया था। ये मुख्य रूप से एक सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक प्रथाओं का परिवर्तन। इसमें क्या किया उन्होंने? सामाजिक प्रथाओं का परिवर्तित किया, उनको रूपांतरित किया इनको, जैसे कि शराब है, मांसाहार है, इन सब को बदल दिया इन्होंने। तो इस प्रकार के आंदोलन है वो रूपांतरणकारी आंदोलन कहलाते हैं। इन्होंने एक नारा भी दिया था जो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। इसी से मिलता जुलता एक और है प्रकार है सुधारवादी आंदोलन, रिफॉर्म। यानी किसी भी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था में जो वर्तमान के अंदर है उसमें धीमे और प्रगतिशील चरणों से बदलने का प्रयास करना, उनमें सुधार करना। जैसे भाषा के आधार पर पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन हुआ धीरे धीरे करके। सूचना का अधिकार आंदोलन है वो धीरे धीरे करके परिवर्तित हुआ। ब्रह्म समाज आंदोलन है, प्रार्थना समाज आंदोलन है, नारीवादी आंदोलन है, अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन है। ये सब सुधारवादी आंदोलन की श्रेणी में आते हैं। आगे है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी का अर्थ होता है क्रांति करना। क्रांति का अर्थ होता है आमूलचूल परिवर्तन, यानी जो व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते हैं, अचानक से ही उसको बदलना चाहते हैं, तो इस प्रकार के आंदोलन है वो क्रांतिकारी आंदोलन कहलाते हैं। और इसमें हिंसा का सहारा है वो लिया जाता है। जैसे कि 1789 में फ्रांस की क्रांति है, एक दिन में ही जो फ्रांस का राजा था लुई 16वां था शायद तक, उसको गद्दी से उतार दिया और एक प्रकार से लोकतंत्र की स्थापना कर दी एक ही दिन में, कुछ ही पलों के अंदर। इसी प्रकार से 1917 के अंदर रूस की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसके अंदर भी एक रात के अंदर ही तख्ता पलट है वो हो गया था। और इसी प्रकार का कुछ प्रयास है वो भारत में नक्सली आंदोलन के द्वारा किया जा रहा है, जो दमनकारी भूस्वामियों और राज्य अधिकारियों को हटाना चाहते हैं। तो ये सब क्रांतिकारी आंदोलन की श्रेणी में आता है। और जब इस प्रकार की क्रांतिकारी आंदोलन सफल नहीं हो जा पाते हैं, तब क्या किया जाता है कि वैकल्पिक समाज के निर्माण की बात आती है। क्या आती है? वैकल्पिक समाज के निर्माण की बात आती है। वो मुख्य समाज को बदल नहीं पाते हैं तो उनसे क्या है, नाता तोड़ लेते हैं और अपना नया सिस्टम स्थापित कर लेते हैं, अपनी नई सरकार ही बना लेते हैं। कहीं ना कहीं नक्सलवादी आंदोलन भी इसी श्रेणी में आता है। वहाँ क्रांतिकारी बदलने का प्रयास किया, कुछ हद तक सफल भी हुए और नहीं भी हुए। इस प्रकार के आंदोलन को अभिव्यंजक आंदोलन, एक्सप्रेसिव आंदोलन कहा जाता है। जब क्रांतिकारी आंदोलन सफल नहीं हो पाता है तो फिर वो एक नई व्यवस्था स्थापित कर लेते हैं। एक है पुनरुत्थानवादी या प्रतिक्रियावादी आंदोलन। पुनरुत्थान यानी दोबारा से उत्थान करना। अगर किसी समाज के अंदर अवनति आ गई है तो वापस से उसको स्थापित करना। तो ये परिवर्तन विरोधी आंदोलन होते हैं। ये मुख्य रूप से क्या होते हैं? परिवर्तन विरोधी आंदोलन होते हैं। जो परिवर्तन होता है उसको वापस उसी स्थान पे ले जाना चाहते हैं, व्यवस्था को उसी रूप में लेना चाहते हैं जो पहले थी। तो इसमें क्या है? परंपरागत मूल्यों पे विश्वास है वो किया जाता है। जैसे कि आर्य समाज आंदोलन है। क्या है? आर्य समाज आंदोलन है। उन्होंने क्या नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो, यानी वापस वही व्यवस्था स्थापित करने का, यानी पुनरुत्थान करना। देवबंद आंदोलन भी इसका उदाहरण है। एक है स्वप्नदर्शी या यूटोपिया। यूटोपिया होता है, अर्थ होता है कि सपने हैं, कोरे सपने हैं जो कि कभी भी साकार नहीं होने। जैसे कि भूदान आंदोलन है, ग्रामदान आंदोलन है,
साम्यवादी आंदोलन है। दुनिया के अंदर आज कहीं भी साम्यवादी व्यवस्था अपने सही रूप में नहीं है। तो जो कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी आंदोलन का जो सपना देखा था वो अभी भी पूर्णतः साकार नहीं हुआ है। इसी प्रकार से विनोबा भावे ने भूदान का आंदोलन का सपना देखा था, वो भी ज़्यादा सफल नहीं हो पाया है। एक है विमोचक आंदोलन। विमोचक आंदोलन यानी इसमें क्या होता है कि संसार को त्याग कर आध्यात्मिक, क्या है, आध्यात्मिक दिशा में अपने आप को लौटाना। आध्यात्मिक एक प्रकार का आंदोलन है जो विमोचक यानी मोह भंग हो जाना, संसार से मोह भंग हो जाता है और आध्यात्मिक की ओर लौटते हैं। इसी प्रकार से योगेंद्र सिंह ने भी आंदोलन की दो विशेषताएं बताई थी, दो दशाएं बताई थी, एक एकात्मकता की दशा और एक विसंगति की दशा। एकात्मकता की दशा और विसंगति की दशा। अब है कुछ नए प्रकार के वर्गीकरण हैं, नए और पुराने सामाजिक आंदोलन। नए और पुराने सामाजिक आंदोलन, तो इसके आधार पे हम आंदोलन को समय के आधार पे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पुराने सामाजिक आंदोलन और नए सामाजिक आंदोलन। तो वे आंदोलन जो वर्ग आधारित थे, पुराने प्रकार के थे, जैसे कि मजदूर आंदोलन है, कृषक आंदोलन है, ये सब पुराने आंदोलन की श्रेणी में आते हैं। और जो नए सामाजिक आंदोलन होते हैं वो किसी एक वर्ग विशेष पर आधारित न होकर सामूहिक होते हैं, यानी उसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर वर्ग का नहीं आता है, उसमें सभी वर्ग का। यहाँ तात्पर्य क्या हो जाता है कि एक आर्थिक स्थिति वाले, एक आर्थिक स्थिति जिनकी समान होती है या एक होता है, तो इस प्रकार के जो आंदोलन होते थे वो पुराने आंदोलन कहलाते हैं। और जो नए आंदोलन होते हैं वो इस प्रकार के वर्गों पर आधारित नहीं होकर सामूहिक होते हैं। जैसे कि महिलावादी आंदोलन है तो उसमें मध्यम वर्ग की महिलाएं आ जाती है, उच्च वर्ग की महिलाएं आती है, निम्न वर्ग की महिलाएं आती है। पर्यावरणीय आंदोलन, तो ये सब, या मानवाधिकार आंदोलन, ये नए सामाजिक आंदोलन के प्रकार है। इसी प्रकार से P.N. मुखर्जी ने आंदोलन के दो प्रकार बताए, एक क्रांतिकारी आंदोलन और एक कवासी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन और कवासी आंदोलन, तो ये हम इन पे चर्चा कर चुके हैं। क्रांति होते हैं जो संपूर्ण परिवर्तन लाना चाहते हैं, और जब आंदोलन का उद्देश्य सिर्फ प्रणाली के अंदर ही कुछ सुधार, प्रणाली के अंदर ही कुछ परिवर्तन लाना होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कवासी आंदोलन कहते हैं, यानी सुधार आंदोलन हो गए और ये क्रांतिकारी आंदोलन हो गए। टूरेन ने 1960 के दशक में के बाद के जो आंदोलन है उनको नए सामाजिक आंदोलन के तौर पे देखा है, जो नई सामाजिक हितों के संभावी वाहक है। नए सामाजिक हित यानी जो सामूहिक हित है, पर्यावरण हम सबका सामूहिक हित है, मानवाधिकार हम सबका सामूहिक हित है। महिलावादी जो आंदोलन है वो भी क्या है, सभी वर्गों की महिलाओं के सामूहिक हित है। तो ये सामूहिक हितों के संभावी वाहक हैं। आजकल जो एग्जाम के अंदर पूछे वो थोड़े से लीक से हटकर है, तो मैं चीजें अभी बता रहा हूं आपको। देखो, लेवल, तीन प्रकार के लेवल होते हैं एग्जाम के प्रश्नों के, तीन प्रकार के लेवल होते हैं। एक होता है आसान लेवल, बेसिक लेवल, एक होता है मीडियम लेवल और एक होता है हाई लेवल। तो धीरे धीरे जो एग्जाम का पैटर्न है, पहले तो बहुत आसान लेवल आता था, अब आसान लेवल तो आप कल्पना ही मत करो। अब जैसे क्या होता है कि जब पेपर बनाते हैं तो उनको टारगेट दिया जाता है कि जैसे 100 प्रश्न है, 100 में से 30% तो आएंगे आपके बिल्कुल 30% आएंगे मुश्किल लेवल के और 40% आएंगे हाई लेवल के लेवल, यानी जो आधुनिक अध्ययन हो रहे हैं। तो जब ये आंदोलन पढ़ेंगे, तो मैं इग्नू की बुक पढ़ रहा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा थिंकर्स दिए गए हैं, बहुत सामाजिक आंदोलन पे चर्चा की गई है। तो यहाँ को कुछ को लेके आया हूँ, मैं सभी को लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि 30% में ईजी हो जाएंगे, 30% है वो मीडियम हो जाएंगे। अगर हमें कोई एग्जाम क्लियर करना है, विशेष तौर से नेट प्रोफेसर का, तो धीरे हमें, क्योंकि जो +2 लेवल के होते हैं वो तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आते हैं, लेकिन जो BA लेवल के और जो MA लेवल के होते हैं वो होते हैं। तो विशेष तौर से जो MA लेवल के होते हैं, तो हमें धीरे धीरे अपना स्तर है वो अप करना पड़ेगा। और मैं
आगे जो भी मेरे वीडियोस आएंगे वो उसी लेवल के आएंगे। अभी मैं मीडियम लेवल पे चल रहा हूं, धीरे धीरे इस लेवल को हम हाई, आपको भी करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा। हाँ, इससे काम चल जाएगा अपना, लेकिन अच्छी रैंक अगर जेआरएफ करनी है तो काम नहीं चलेगा। आगे है नए और पुराने सामाजिक आंदोलन में अंतर क्या है। नए और पुराने सामाजिक आंदोलन में अंतर क्या है? तो पुराने जो सामाजिक आंदोलन होते हैं वो राजनीतिक दलों से प्रभावित होते हैं, राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होते हैं, और जो नए सामाजिक आंदोलन होते हैं वो किसी सत्ता के गुलाम नहीं होते हैं। वो जीवन की गुणवत्ता चाहे वो मानवाधिकार है, नारीवादी है, पर्यावरणवादी आंदोलन है, उनसे संबंधित होते हैं। नए जो सामाजिक आंदोलन होते हैं वो काफ़ी विस्तृत होते हैं, वो राज्य तक सीमित नहीं रहते हैं या किसी एक जाति तक सीमित नहीं रहते हैं, किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रहते हैं, वो संपूर्ण भारत के अंदर या पूरे विश्व के अंदर फैल जाते हैं। पुराने आंदोलन होते हैं वो क्या होते हैं थे और स्थानीय समस्याओं पर ही केंद्रित होते थे। नए सामाजिक आंदोलन है उनमें प्रजातांत्रिक नेतृत्व है या वाला व्यक्ति है वो इनका नेता होता। आगे है सामाजिक आंदोलन क्यों होते हैं, इसके कई कारण हैं, तो इन कारणों को हम सिद्धांतों के तौर पे देख सकते हैं। नंबर 1 सिद्धांत है सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत। सापेक्षिक वंचन की अवधारणा किसने दी थी? स्टाउफर ने दी थी अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्डर। तो ये एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। किस पर आधारित है? मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। मार्क्सवादी ने क्या कहा था कि 2 वर्ग होते हैं, एक वर्ग होता है उच्च वर्ग, शोषक वर्ग, और दूसरा होता है शोषित वर्ग। तो जो शोषित होता है वो क्या अपने आप को सापेक्षिक रूप से वंचित महसूस करता है। क्या करता है? सापेक्षिक रूप से वंचित महसूस करता है। तो जो वंचित महसूस करता है वो अपने आसपास के समूह में लोगों को इकट्ठा करता है, सापेक्षिक वंचित महसूस करते हैं, वो एकजुट होते हैं और वो आंदोलन करते हैं। तो भारत के अंदर जैसे दलितवादी आंदोलन है या फिर किसान आंदोलन है, जितने भी आंदोलन है या महिलावादी आंदोलन है, वो सब अपने आप को वंचित महसूस करते हैं, तभी आंदोलन करते हैं। जो ब्राह्मण वर्ग होगा, पुराने समय की जो हमने दलित आंदोलन हुए थे, तो ब्राह्मणों ने कभी भी आंदोलन नहीं किया या पुरुषों ने कभी भी आंदोलन नहीं किया, क्योंकि वो तो सत्ता में थे। जो सत्ता में नहीं होता है, जो वंचित होता है, वही आंदोलन करता है। MS राव ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है विवेकी सिद्धांत। विवेकी सिद्धांत है वो ओल्सन ने अपनी पुस्तक द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, ओल्सन ने दिया है अपनी पुस्तक द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन में। विवेकी यानी विवेक पूर्ण तरीके से सोचता है। जब व्यक्ति को लगता है कि उसमें आंदोलन में भाग लेने से जोखिम कम होगा और लाभ अधिक होगा। जोखिम कम क्योंकि ये सामूहिक होता है और सामूहिक की पहचान, तो इसलिए विवेकी सिद्धांत है वो ओल्सन ने दिया। तीसरा सिद्धांत है संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत। ये वो मैकार्थी एवं जेल्ड ने दिया। किस ने दिया? और इसमें के सिद्धांत सूचना की है कि ये जब विवेकी सिद्धांत है उसकी वजह से आंदोलन नहीं होता है, जबकि आंदोलन तभी संगठन और संचार जैसे संसाधन उपलब्ध होते हैं। नेता नहीं होगा, संगठन नहीं होगा, संचार संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक सामाजिक आंदोलन नहीं होता। आगे है हैसियत या स्टेटस या विसंगति या असंगति का सिद्धांत। तो ये एक संरचनात्मक सिद्धांत है। क्या है? एक संरचना। तो ब्रम एवं लेस्की के अनुसार विषयनिष्ठ असंगति, विषयनिष्ठ असंगति यानी संरचना है महसूस करता है, यानी समाज के अंदर जब तो कुछ व्यक्ति तनावग्रस्त विरोध करते हैं।
संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत, वो है किसने दिया है? लेंग एवं केलियन, इन्होंने किया है। ये प्रकार्यात्मक संरचनात्मक दृष्टिकोण पर जिनसे व्यक्ति या एक समूह है वो तनावग्रस्त महसूस करता है, जैसे कि व्यवस्था है। तो जाति व्यवस्था के अंदर जो दलित जातियां हैं वो तनाव निरयोग्यता है कि जितना गंभीर संरचनात्मक तनाव होगा आंदोलन की संभावना उतनी ही अधिक ज्यादा होगी, प्रबल होगी। इसकी अभिव्यक्ति किसके रूप में होती है? घटनाओं के क्रम में होती है। घटनाओं के क्रम में होती है। क्या होता है? मनोवैज्ञानिक विक्षोभ के अंदर या समूह की तब आंदोलन ने कि औद्योगिकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, प्रवास हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ने से आंदोलन है वो हो रहे हैं, जैसे किसान आंदोलन है या बेरोजगारों का आंदोलन है, वो इसके कारण होते हैं, तनाव के कारण होते हैं। प्रवास के कारण अभी तो उसमें कुछ सच्चाई है और कुछ सच्चाई कि जो बिहार के जो मजदूर हैं वो अन्य राज्यों में जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वो कम मजदूरी पे भी काम करते हैं। इस कि जो